हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का साइंस के पार्ट 2 में स्वागत है। और आज हम जो है पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे। साइंस का हमारा जो है वो फर्स्ट सेट हमने कंप्लीट किया था और आज आप लोगों का जो है वो सेकंड सेट है। जैसे कि मैंने कहा है, आप लोगों को यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चन जो है इन सेशंस में देखने को मिलेंगे और ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी आपको जो है टेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, वो यही 1000 क्वेश्चन से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। और जो जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी जो है, जो भी आपके पटवारी वाले स्टूडेंट है, सबके लिए जो भी सिलेबस गिवन है वो इसी चीज़ के अंदर जो है वो आपको मैंशनड है। और उसके अलावा जो आप लोगों को डिटेल्ड जो सिलेबस गिवन है जेबीटी कमीशन और पटवारी वालों के लिए, वो भी आप लोगों को जो है वो चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, एक कंप्लीट जो भी आपका चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है इसमें मिक्स क्वेश्चन हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है। तो अगर किसी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और जिन्होंने जो है वो जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए जो है वो देखनी है, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। ठीक है। तो आप जा सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, नहीं कुछ पता लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है, मेरा जो प्रोवाइड कराया कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लगता है, आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे, तो आप मुझे जो है वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में जो है ये क्लास देखने को मिलती है आपको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हड्डियों से रिलेटेड है। स्केलेटल जो स्केलेटन सिस्टम है ना, यानी कि कंकाल तंत्र, उससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि मानव कान में सुनने की हड्डियां कितनी होती हैं। अब हड्डियां तो बहुत हैं, अलग अलग हैं, कई प्रकार की हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अब वैसे तो मैं बात करूँ कान के बारे में बात हो रही है ना, तो अगर मैं सिंपल बात करूँ कि कान में हड्डियां कितनी होती हैं, तो कर्ण या कान का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कान में होती है 6 हड्डियां। लेकिन जो सुनने वाली हड्डियां होती है वो कितनी होती हैं, सिर्फ 3 होती हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से इतना याद रखना है। उसके अलावा अलग अलग हड्डियों का क्वेश्चन और बन जाता है। अगर हम एक वयस्क मनुष्य की बात करें, जैसे मैं और आप लोग हैं जो कि ये टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सभी, है ना, तो हमारे जो वयस्क मनुष्य हैं, ये मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की बात करें तो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 206 हड्डियां। और बच्चों की बात की जाए तो वो 300 प्लस होती हैं। ठीक है। वहीं पर अगर, ये तो मैंने होल बता दिया आपको पूरे का पूरा, वहीं पर अगर बात बनती है कि किसी के, कोई भी वयस्क है, उसके सिर पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो सिर की कुल हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 29 होती है। ये आपने ध्यान रखना है, सिर की हड्डियों की बात। फिर उसके बाद जो आपका कपाल है, यानी कि खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, तो कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो पसलियों से संबंधित, कि पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है, तो रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 33। ठीक है। सिर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 29 होती है। ठीक है। कपाल की 8 होती है, कर्ण की 6 होती है। उसके अलावा फेशियल की कुल हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो फेशियल यानी कि फेस पे कितनी होती है, मुंह की कितनी होती है, तो फेशियल की पूरी होती है आपके पास 14 होती हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने जो है याद रखने हैं यहाँ से। रीढ़ की कुल हड्डियों की बात यहाँ पर जो है, रीढ़ एक, देखो बोला जा रहा है रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में अगर पूछी जाए, शुरू में कितनी है, तो वो 33 है। जब वो विकसित हो जाती है रीढ़ की हड्डी, तो वो कितनी बच जाती है, 26 बच जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। हड्डियों से संबंधित जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, अब मैंने आपको यहाँ से बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन पड़ता है वो आपने यहाँ पे कर दिया। कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से रिगार्डिंग यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसको पानी में नहीं रखोगे ना, तो वो एकदम से जो है वो आग पकड़ लेगा, बाहर रखोगे। तो सोडियम पानी में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अभिक्रियाशील होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है लिटमस के बारे में आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन बनता है आपका जो एसिड बेस और जो आपका ये सॉल्ट है वहाँ से, कि जो लिटमस होता है, लिटमस का रंग किस में बदलता है, तो लिटमस का रंग जो है वो क्षार में नीला हो जाता है। ठीक है, अगर हम क्षार की बात करें तो वो क्षार में लाल रंग किस में बदलता है, लिटमस का लाल रंग बदलता है क्षार में नीले में। और गैस का आयतन किस नियम से संबंधित है, तो गैस का आयतन वॉल्यूम के रिगार्डिंग बोला जा रहा है, तो ये बॉयल का नियम है। ठीक है। पाचक एंजाइम कहाँ पर बनते हैं, तो जो भी पाचक एंजाइम है वो बनते हैं अग्नाशय में, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज में बनते हैं हमारे जो भी पाचक एंजाइम हैं। और यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोला जाए तो आपको पता है यकृत जो है, यह यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, लेकिन जो मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अगर बात की जाए तो वो है आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज। ठीक है, दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है यानी कि ग्लैंड जो है वो कहा जाता है पेनक्रियाज को। ठीक है, यहाँ से आपने जो ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को जो है वो करवाई हुई है चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। मैंने आपको इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन जो है इनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि कौन कौन से हॉर्मोन्स जो है ये रिलीज करता है, तो वो ट्रिक आप जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी आपको अल्फा बीटा और जो आपके इस तरीके की चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी कामो कोशिकाएं, तो वो आप वहाँ पे देखोगे, जो भी आपको ट्रिक चैनल पे मिल जाएगी पाचक एंजाइम से रिलेटेड। फिर है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी जो है वो कहाँ पर बनती है, तो आरबीसी बनती है अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में जो है वो बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहेंगे बोन मैरो। ठीक है, तो आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आरबीसी और आपके जो डब्ल्यूबीसी हैं और जो प्लेटलेट्स हैं ये इसके टाइप्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी हम जो है वो डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अभी करवाया, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, मैंने कहा कि ये टाइप हैं जो आपके आरबीसीज हैं। ये किसके टाइप हैं, जो भी आपकी क्या कहेंगे रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, तो ब्लड सेल्स के यहाँ पे या रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं, रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स मैंने आपको कहा, तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। बोला जाता है कि ब्लड सेल्स जो है वो कितने टाइप के हैं, तो ब्लड सेल्स जो है वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि ये तीनों मिलकर जो है वो ब्लड का लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं, जबकि जो शेष बच जाते हैं ना 55%, उस भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो आपके रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और आपका प्लेटलेट्स है, ये बनाते हैं 45% भाग, और जो उसके अलावा बता रही हूँ मैं फिर से आपको 55% भाग जो है वो प्लाज्मा बनाते हैं। उसको उस 55% भाग को प्लाज्मा कहते हैं, याद रखना। अब रेड ब्लड सेल जो है ये क्या करता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो एरिथ्रो ही कहेंगे, हिंदी में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रही हूँ इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एरिथ्रोसाइट्स कहा हमने आरबीसी को। फिर डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आरबीसी मैंने आपको यहाँ पे बताया, आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आरबीसी है क्या करेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करेगा। ठीक है, जैसे परिवहन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर सवारियां लेके जाते हैं, तो वही बोला जा रहा है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी करते हैं ऑक्सीजन को ले जाने का काम। फिर जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, हिंदी में भी ल्यूकोसाइट ही बोलेंगे। ये क्या करता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका हिस्सा होता है, ये संक्रमण से लड़ने में हेल्प करते हैं डब्ल्यूबीसी।
ठीक है। तो शरीर को लड़ने के लिए हेल्प करता है ये, जो भी शरीर के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती है, बीमारियां हो रही होती हैं, संक्रमण हो रहा होता है जिसकी वजह से कहीं पे किसी से फैल जाती है डिजीजेस एक दूसरे को, तो उससे लड़ने में हेल्प करती है। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम इन्हें? थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, और हिंदी में भी इसको थ्रोम्बोसाइट ही कहेंगे। ये क्या करता है? रक्त के थक्के जमने में जो है वो हेल्प करते हैं हमारे प्लेटलेट्स। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा। तो जो भी आपकी ब्लड सेल्स हैं, कितने टाइप की हैं? 3 टाइप के हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और जो रक्त है हमारे पास, इसके घटक कितने हैं? ये जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ब्लड सेल्स की बात करें या घटक की बात करें, तो ये 4 इसके मेन घटक है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया, 45% ये 3 बना रहे हैं, और 55% जो है, जो बच गया, उसको मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा? प्लाज्मा कहा। इतनी चीज़ आपने याद रखनी है। मेन ब्लड सेल्स वैसे हमारे 4 हैं। ठीक है, बनते कहाँ पे हैं? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है आपके जो भी ये रेड ब्लड सेल्स कणिकाएं हैं जो भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो 120/80 होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन आपको इस तरीके से दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 120/80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग जो है वो कौन सा है? तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से, ब्रेन से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो जो हमारी त्वचा होती है उसकी बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, और इसे जो है वो हिंदी में भी हम जो है, इंग्लिश में भी क्या कहेंगे? एपिडर्मिस ही कहेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखवा दी स्पेलिंग। ठीक है, एपिडर्मिस, एस यहाँ पे। ठीक है, एपिडर्मिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को पीछे करवाया था, 206 होती हैं। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का संचयन जो है वो किस रूप में होता है? यानी कि पौधों में स्टोर किस फॉर्म में होता है? तो वो स्टार्च की फॉर्म पे होता है। तो स्टार्च की स्पेलिंग STARCH। ठीक है, तो भोजन का संचयन जो है वो प्लांट्स में बात हो रही है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म पे। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे हम CO2। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, NH2 NH3 है, तो पता होना चाहिए अमोनिया किसे कहते हैं, NH3 को किस नाम से जाना जाता है, इसको अमोनिया प्रोनाउंशिएट करते हैं। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक क्या है? NaCl। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं। ठीक है, रासायनिक नाम बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बोला जा यहाँ पे कि जो बल है यानी कि जो फोर्स है वो किस प्रकार की राशि है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है, बल है, वो किस टाइप की राशि है? तो वो सदिश राशि है। अब सदिश क्या होता है? इसको मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? 2 टाइप की क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, स्केलर यानी कि जहाँ पे स्केल से मेजरमेंट आप कर सकते हो, उस तरीके से याद रखना, या फिर वेक्टर से आपने याद रखना कि जिनका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जिनकी डायरेक्शन होती है, कोई दिशा होती है ना, जिनकी दोनों चीज़ें होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है, जिनको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता है कि वो डायरेक्शन को तो समझ पाएंगे, दिशा। देखो, मैग्नीट्यूड का अगर मैं बात करूँ तो एक टाइप से फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि ये किस तरीके की क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या कहा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? भौतिक राशि। यानी कि फिजिकल के अंदर क्या आता है? हमारा आकार आता है कि कैसा है, मोटा पतला, उस तरीके की हम बात करते हैं, छोटा है बड़ा है, वो आकार हो गया। परिमाण आता है, ठीक है, कि क्या रिजल्ट है उस चीज़ का, है ना। परिमाण में भी हम क्या देखते हैं, जैसे आप कहीं पर पढ़ते हो कि परिमाणवाचक में ज़्यादा कम, इस तरीके की, या संख्यावाचक जो मान होता है, संख्यात्मक मान, उसको क्या कहेंगे कि कोई चीज़ है संख्या में है, कि इतना, जैसे 5 किलोग्राम है ना, तो वो क्या है? संख्या में है, तो वो क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो किसी
फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसका आकार हो गया, परिमाण हो गया, और संख्यात्मक मान जो होता है, ये क्या बताता है, जैसे कोई वस्तु कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कोई तेज है, धीमी है ना, या वह कितनी है, उस चीज़ का हमें अगर आंसर मिल रहा है ना, तो वो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बता दूँ, जैसे 5 किलोग्राम है, या 10 मीटर पर सेकंड किसी की स्पीड है, 20 न्यूटन किसी की स्पीड है, तो वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कोई गाड़ी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, जैसे भूकंप आ रहा है, तो उसका जो है, हमने कहा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, मैंने कहा 5.8 है, 6.5 जो है रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल में हम मेजर करते हैं ना भूकंप को, तो मैंने कहा कि इतना है। तो हम यहाँ पे संख्या में कोई चीज़ बता रहे हैं ना, या मैंने कहा कि कोई एक जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या होती है जो मात्रा का आकार बताती है कि कोई चीज़ है, इसका आकार जो है वो इतना है, यानी कि हम क्वांटिटी में ही बता रहे हैं ना एक किस्म से। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का पता चल गया, संख्या, परिमाण, और साथ में जो है कोई उसका आकार जो है। तो जैसे आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, हमारे से पूछा था बल का, है ना, तो बल यानी कि फोर्स का, तो मैंने बताया आपको कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला, क्योंकि मैं किसी को फोर्स लगा रही हूँ, तो उसमें कोई ना कोई होगा कि इतनी फोर्स मैंने लगाई, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसकी कुछ डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन को मैंने यहाँ को लगाया, यहाँ को लगाया, कहाँ को लगाया। फिर वेलोसिटी है हमारे पास, वेग है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, वेट है कि इसका इतना किलोग्राम वेट है। एक्सेलरेट किया, कोई चीज़ खिसकी कहीं से, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं ना, तो उसकी कुछ डायरेक्शन होती है कि जहाँ को आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, आगे को कर रहे हो, और उसके अलावा उसकी कुछ कितने आगे वो स्पीड में बढ़ी, वो भी होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है कोई चीज़, उसमें भी मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन होगा। इम्पल्स आवेग है, टॉर्क है, इन सभी को हम क्या कहेंगे, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं आपके पास, यहाँ पे और भी है, यहाँ पर देखिए, एंगुलर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे किसके अंडर आ रहे हैं हमारे पास, ये फिजिकल क्वांटिटी वो है जो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज है ये, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जब हमारा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अकेला अकेला इसमें है, तो एंगुलर वेलोसिटी और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये भी आपके किसके अंदर आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको क्वेश्चन बनता है क्वांटिटी से, तो आपको पता है दो ही क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या क्या आएंगे। अब आ जाते हैं स्केलर के अंदर। तो बोला जा रहा है जो द्रव्यमान है यानी कि मास है, तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है यहाँ पे उनकी सिर्फ संख्या ही संख्या होगी, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे वेट है, मास यानी कि द्रव्यमान यानी कि किसी चीज़ का भार, तो यहाँ पे कोई दिशा नहीं है कि इस दिशा की तरफ वेट पड़ेगा, भार होगा। सिर्फ उसका क्या होगा, यहाँ पे वेट ही वेट है कि वो जैसे 70 किलोमीटर ग्राम है, ये मैंने कहा, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो द्रव्यमान यानी कि मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, अब डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी को बताना है कि इतनी दूरी है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस तरफ की दूरी है। स्पीड है, मैंने कहा 20 किलोमीटर पर आवर, मैंने यहाँ पे कहा, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसकी स्पीड इस डायरेक्शन को है ना। टाइम है, तो यहाँ पे मैंने कहा 7:13 कहा मैंने, तो ये सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, उसके अलावा डेंसिटी है, वॉल्यूम है ना, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी के अंडर आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना कि कोई डायरेक्शन है। ठीक है, इजी ट्रिक में आप इस तरीके से याद रख सकते हो, DST, MT,
EWP, इस तरीके से वर्ड याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एक आप DST याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद MTE और WP, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क और पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी है, बाकी वो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सबसे पहले एक ये क्वेश्चन बनता है, तो ऊर्जा का स्रोत होता है हमारे पास सूर्य। क्यों है? तो वो होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नाभिकीय संलयन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन वाला पॉइंट बनता है, तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैटरी जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा देती है, तो वो बैटरी जो है हमें केमिकल एनर्जी देती है, रासायनिक ऊर्जा देती है। बल किस प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, तो बल जो है हमारा वो किस प्रकार प्रकाश, मतलब वो प्रकाश देता है कहाँ से, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा, जो आपका बल्ब है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को धातु के बारे में कुछ बताऊंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमने ये कहा कि सबसे हल्की और सबसे भारी धातु वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो लिथियम है, लिथियम को हम जो है वो Li से डिनोट करते हैं जब हमारे पास सबसे हल्की धातु के बारे में बात हो रही है। और अगर जो है वो सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें, तो सबसे भारी धातु है हमारे पास ऑस्मियम, ठीक है। और ऑस्मियम को हम जो है वो OS से डिनोट करते हैं, O कैपिटल और S स्मॉल है। सबसे भारी प्राकृतिक धातु है, याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक धातु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे हल्की और भारी आपको क्लियर हो गया। ये जो धातु है, ये वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, हम इनको धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और जो धातुएं होती हैं ये कैसी होती है, चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, और जो आपकी ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊष्मा के यानी कि हीट के, और इलेक्ट्रिसिटी के, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखना आपने ये चीज, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक कौन है, आपके धातु हैं। मैंने क्या कहा कि विद्युत, अब यहाँ पे विद्युत के सुचालक हमने कहा, तो चांदी जो है वो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत की अगर हम बात करें तो विद्युत में आता है आपका चांदी, और चांदी को किससे डिनोट करते हैं, Ag से डिनोट करते हैं चांदी को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो आपका चांदी आ जाएगा, Ag से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे आपको चांदी लिख भी देती हूँ। और उसके बाद अगर बात की जाए चांदी के बाद, तो आता है आपका कॉपर, यानी कि जो तांबा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांदी, और सबसे मतलब बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है चांदी, और उसके बाद जो है आता है हमारे पास तांबा, यानी कि जिसको कॉपर कहते हैं, Cu, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, देखो जितना भी आपका बन सकता है ना यहाँ से, वो मैं आपको सारा एक ही पॉइंट पे करवा दूंगी। दूसरा पॉइंट बनता है फिजिकल स्टेज पे, कि कमरे के तापमान पर एकमात्र ऐसी धातु है जो कि किस अवस्था में होती है, लिक्विड स्टेज पे होती है, और वो कौन सी है, आपकी पारा है, ठीक है। और पारा को किससे डिनोट करते हैं, Hg से। तो एकमात्र ऐसी धातु जो कि कमरे के तापमान पर जो है वो तरल यानी कि लिक्विड स्टेज पर जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें किस, जो धातु या अधातु है या कोई और है, इनमें मेलेबिलिटी का गुण प्रेजेंट होता है, आघातवर्धनता जिसको कहते हैं। तो मेलेबिलिटी होती है धातु में, आघातवर्धनता, इसका मतलब क्या होता है कि सोने, इसमें किस में होती है, जो आपकी आघातवर्धनता है वो किस में होती है, सोने में, ठीक है। और सोने को किससे डिनोट करते हैं हम, तो सोने को जो है Au से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना कि सोने को जो है वो किससे डिनोट करते हैं, Au से डिनोट करते हैं, ठीक है। चांदी को Ag से डिनोट कर रहे थे, और सोने को जो है वो Au से डिनोट करते हैं, इतना ध्यान रखना। तो मेलेबिलिटी या आघातवर्धनता का गुण प्रेजेंट होता है
किसके अंदर? धातु के अंदर। इसको पीट पीट कर जो है वो क्या बनाया जाता है? एक पतली चादर बनाई जाती है। याद रखना, आघातवर्धनता का गुण जो है वो सोने में प्रेजेंट होता है। ठीक है। धातु के प्रकार की अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटाशियम जो है वो बहुत नरम होती है। बोला जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है आपकी सोडियम, Na, पोटाशियम को K से डिनोट करते हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है। जबकि जो टंगस्टन है उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। याद रखना, टंगस्टन को बोला जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि टंगस्टन को जो है वो किससे मतलब जो है वो डिनोट करते हैं, तो टंगस्टन जो है वो W से होता है। मैक्सिमम जो है वो T लगा देते हैं। ध्यान रखना, इसका जो W है, इसका अगर मैं बात करूं जो गलनांक है वो बहुत ऊंचा होता है अगर गलनांक से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। उसके अलावा जो हम यूज की बात करें धातुओं की, तो लोहा सबसे प्रचुर मात्रा में उपयोग की जाने वाली धातु है। मिश्र धातु में हमारा स्टील है, उसका निर्माण मजबूती और जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर मैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो धातुएं क्या करती हैं? अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। इतना ध्यान रखना बस कि ये क्या करती हैं, जो हाइड्रोजन गैस है उसको रिलीज करती है, उसको छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो विद्युत मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसका सिद्धांत मतलब उसका सिद्धांत क्या है? तो ये है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, विद्युत मोटर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम जो है यानी कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो विद्युत मोटर के ऊपर बेस्ड है। विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला जो है वो बल है। यहाँ पे इस नियम में जो है वो बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो फील्ड को शो करती है। यहाँ पे ये याद रखना कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो करती है। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है, तर्जनी उंगली होती है, तो वो किस चीज़ को शो करती है? फील्ड को। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो शो करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। जबकि जो आपकी मध्यमा उंगली होती है, तर्जनी का मतलब पता कौन सी उंगली है? जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है उसको कहा जाता है तर्जनी उंगली। और जो मध्यमा होती है, मध्यमा यानी कि जो मिडिल फिंगर है, तो मध्यमा किस चीज़ को शो करती है? करंट को शो करती है। और करंट को आपको पता है कि आप आई से डिनोट करते हो। और तीसरा आता है हमारे पास यहाँ पे थंब यानी कि अंगूठा। तो अंगूठा जो है वो किस चीज़ को शो करता है? वो फोर्स को बताता है, बल को बताता है। ठीक है। तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा धारा की दिशा में, जिसको मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंगूठा चालक पर लगने वाली दिशा को बताता है। ठीक है। विद्युत मोटर का सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है ये। जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल लगा जाता है जो उसे लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, ये नियम है। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत आप रख के देख सकते हो। और आपका जो तर्जनी है, जिसको फोर फिंगर कहा जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। और जो मध्यमा है ये प्रवाहित धारा, जिसको हम करंट कह रहे हैं, उसकी ओर है। और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल या गति को दर्शाता है। क्लियर हो गया? ये जो है वो मोटर पर लगने वाले बल की दिशा के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ से बनता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जनरेटर है, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो ये भी जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा को दर्शाता है। ठीक है। डीएनए का आकार कैसा होता है? इस तरीके का होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है उसका क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो यहाँ पे दिया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहीं पर अगर मैं डीऑक्सी लगा दूं तो वो डीएनए का बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। डिटेल में मैंने जहाँ पे जो चीज़ डिटेल से बताने वाली है, जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको वहाँ पे बता दी। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ लास्ट में। मैंने आपको कहा था न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। न्यूक्लियर जो फ्यूजन है वो क्या है कि आपका
सूर्य की ऊर्जा से रिलेटेड हमने बात की थी, ऊष्मा हमें मिलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, नाभिकीय संलयन जो है, इसमें क्या होता है, फ्यूजन यानी कि जुड़ते हैं। तो जिसमें हमारे पास दो या दो से अधिक जो हल्के नाभिक होते हैं वो जुड़कर जो है जब एक नाभिक बनाते हैं उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, अगर आपको हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना है ना, तो हाइड्रोजन बॉम्ब में किया जाता है। और जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी इन्हीं अभिक्रियाओं का परिणाम है, न्यूक्लियर फ्यूजन का परिणाम है। तो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, जो ऐसी चीज़ जो कि ऐसा प्रक्रम जिसमें दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें दो या दो से अधिक के नाभिक जो है वो टूट जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अगर टूट जाते हैं दो या दो से अधिक नाभिक तो उसको जो है वो न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं न्यूक्लियर फिजन की बात करूं, नाभिकीय विखंडन की बात करूं, तो इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपके पास यहाँ पर जो है वो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में एक तो न्यूट्रॉन और दूसरी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो निकलती है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अगर आपको परमाणु बम बनाना है, ठीक है, परमाणु बॉम्ब में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर का यूज़। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। और नाभिकीय रिएक्टर की जब मैंने यहाँ पे बात करी दी है तो थोड़ा सा ये भी बता दूँ, नाभिकीय रिएक्टर, इसमें ईंधन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है नाभिकीय रिएक्टर में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ईंधन होता है उसको हम डिनोट करते हैं, इसका एग्जाम्पल है U, यहाँ पे 92U235, ये है ईंधन के लिए। जो मंदक है, मंदक में क्या आता है आपके पास, मंदक, इसमें आता है ग्रेफाइट और भारी जल। अब भारी जल जो है इसको क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है। भारी जल को क्या कहेंगे हम, D2O जो है इसको भारी जल कहेंगे। और मैंने क्या कहा, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और भारी जल और न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए जो नियंत्रक छड़ होती हैं, जैसे बोरोन, स्टील और कैडमियम की बनी होती है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपस्थित होती है। या तो इनसे बनेगी या तो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए वो प्रेजेंट ही नहीं होगी। ये आपने याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ईंधन के लिए ये आपको पता होना चाहिए, मंदक क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। चीज़ों को धीमा करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि परमाणु जो न्यूट्रॉन है और जो ऊर्जा है उसको वो निकल जाती है यहाँ पे नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो आज के सेकंड पार्ट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और ये चीज़ जो है आपके एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेगी गाइज। आपके पेपर में साइंस से अगर क्वेश्चन पढ़ता है, कई बार क्या होता है कि HP GK ही पढ़ रहा है, कई बार साइंस ही पढ़ रही है ना, तो ये ध्यान रखना, JBT कमीशन वाले हैं चाहे JBT टैट वाले हैं, जिनका भी पेपर में साइंस आएगी, और साइंस सबके पेपर में आएगी, चाहे आप जिस मर्जी टैट का एग्ज़ाम दे रहे हो, पटवारी का दे रहे हो या आपका JBT का टैट है, मेडिकल का टैट है, नॉन मेडिकल का टैट है, आर्ट्स का टैट है, सभी के लिए ये जो है वो ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है आप लोगों के लिए, कुछ दिन में आप लोगों का पेपर है, तो इसको ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली वाले जो भी आपका टैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। कमीशन वालों ने ये नहीं सोचना कि हमारे लिए नहीं है, आपको पता है सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम पार्ट 3 में और यहाँ से आगे की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।